नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही कह सकते हैं तीखी और आज भी उतनी ही मौजू कहानी नागपाश के कुछ खास हिस्सों पर बात करेंगे, थोड़ी गहराई में उतरेंगे। जी बिल्कुल। नागपाश नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ, तो हमारे पास कहानी के वो हिस्से हैं जो एक किरदार है श्याम सुंदर, उसके पूरे सफर को दिखाते हैं, मतलब कैसे वो महत्वाकांक्षा से शुरू करता है, फिर धोखे के रास्ते पर चलता है और अंत में अपने ही जाल में फंस जाता है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन हिस्सों के जरिए हम समझे कि कैसे ये लालच और समाज में अच्छा दिखने की चाहत, हाँ, वो झूठी इज्जत पाने की कोशिश, बिल्कुल, ये सब मिलकर एक इंसान को धीरे धीरे एक अदृश्य फंदे में जकड़ लेते हैं। वही जिसे प्रेमचंद ने नागपाश कहा है। हम किरदारों की सोच, उनके मनोविज्ञान और कहानी के सबक पर भी बात करेंगे। जी, नागपाश, सोचिए जरा इस शब्द पर। ऐसा फंदा जो दिखता नहीं पर धीरे धीरे कसता जाता है। शिकार को पता भी नहीं चलता कई बार, तो सही कहा। चलिए आज इसी फंदे की गांठें खोलने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो किरदारों से शुरू करें। कहानी के केंद्र में है श्याम सुंदर, पढ़ा लिखाया पर बहुत महत्वाकांक्षी, और वो महत्वाकांक्षा उसे लालच की तरफ ले जाती है। हाँ। फिर उसकी पत्नी है ललिता, वो बिल्कुल अलग है, सीधी, सच्ची, धैर्य रखने वाली, विवेक की आवाज जैसी। और एक है रमेश बाबू, अमीर आदमी, जिनकी अमीरी देखकर श्याम सुंदर के मन में वो ईर्ष्या, जलन पैदा होती है। और हाँ, समाज भी है, वो लोग जो बाहरी चमक दमक को ही असली मान लेते हैं। हाँ, और ये पात्र सिर्फ कहानी के किरदार नहीं है, वो जैसे प्रतीक है। श्याम सुंदर हर उस व्यक्ति का अक्स है जो सोचता है कि भाई पैसा है तो इज्जत है, वरना कुछ नहीं। जी। और ललिता, वो जैसे उसकी अपनी ही अंदर की आवाज है जिसे वो सुनना नहीं चाहता, दबा देता है। हाँ। और रमेश बाबू वो पैमाना बन जाते हैं जिससे श्याम सुंदर खुद को तौलता रहता है। प्रेमचंद ने इन किरदारों से समाज का एक एक्सरे जैसा खींच दिया है। कहानी की शुरुआत ही होती है श्याम सुंदर की अंदरूनी बेचैनी से। उसे लगता है यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, ईमानदार हूँ, पर सब बेकार है, कोई पूछता नहीं। हाँ, दुनिया तो बस पैसे वालों को ही पूछती है। वो खुद से कहता भी है ना, कितना अन्याय है, मेहनत मैं करूं और नाम सम्मान सब उन्हीं के हिस्से में जाएं जिनके पास पैसा है। उसमें एक कड़वाहट है, एक शिकायत है कि क्या दुनिया कभी ईमानदार को पहचानेगी। बिल्कुल, और ये सिर्फ पैसों की कमी की शिकायत नहीं है ना। नहीं, ये उससे गहरी बात है। ये है मान्यता न मिलने की पीड़ा। उसे लगता है समाज का तराजू ही गड़बड़ है, जहाँ गुड़ नहीं दौलत तोली जाती है। हाँ, और यही सोच उसे एक खतरनाक रास्ते की तरफ धकेलना शुरू कर देती है। एकदम। और तभी ललिता आती है, वो उसे समझाने की कोशिश करती है, बड़ी सादगी से कहती है, दुनिया नहीं बदलेगी श्याम, पर अगर हम सच्चे रहें तो भगवान जरूर देखता है। वो उसे संतोष और सच्चाई पर रखना चाहती है। पर श्याम सुंदर के लिए ये सब बातें जैसे किताबी हो गई हैं, बेकार की बात। हाँ, उसे प्रैक्टिकल नहीं लगते। वो चिढ़कर जवाब देता है, भगवान पेट नहीं भरता ललिता, समाज में इज्जत चाहिए और इज्जत बिना पैसे के नहीं मिलती। साफ है, उसके लिए सामाजिक प्रतिष्ठा सबसे ऊपर है, नैतिकता, सच्चाई वो सब बाद में। यहीं से कहानी का असली टकराव शुरू होता है ना। बिल्कुल, ये सिर्फ श्याम सुंदर और ललिता का झगड़ा नहीं है, ये दो अलग अलग जीवन दर्शनों का टकराव है। एक तरफ है पैसे और शोहरत के पीछे भागना, और दूसरी तरफ है मन की शांति, मूल्यों पर टिके रहना। प्रेमचंद यहाँ सवाल उठा रहे हैं कि क्या समाज का दबाव इतना ज्यादा हो सकता है कि इंसान अपनी आत्मा ही बेचने को तैयार हो जाए। और श्याम सुंदर की भूख सिर्फ पैसे की नहीं लगती। नहीं, वो सामाजिक वैलिडेशन का भूखा है। उसे चाहिए कि लोग उसे बड़ा आदमी माने। और इसी भूख को हवा तब मिलती है जब वो रमेश बाबू की शान शौकत देखता है। वो जलन, वो ईर्ष्या बढ़ जाती है। वो अपने दोस्त से कहता भी है, देखो तो भाई, रमेश बाबू के घर तो रोज मोटर आती है, मेहमान आते हैं, और मैं बस दफ्तर की धूल और घर की चिंता। और उसका दोस्त पता नहीं मजाक में या सच में उसे एक रास्ता सुझाता है जो आग में घी का काम करता है। हाँ, कहता है तो फिर कोशिश करो ना, रमेश बाबू की बेटी से मेलजोल बढ़ाओ, सुना है पिता शादी के लिए योग्य लड़के की तलाश में है। और बस ये सुनते ही श्याम सुंदर की आंखों में एक चमक आ जाती है, लालच की चमक। यहीं से वो अदृश्य नागपाश बनना शुरू होता है। ये कहानी का एक बड़ा मोड़ है। हाँ, क्योंकि दोस्त का सुझाव सिर्फ एक बात नहीं थी। नहीं, वो तो जैसे एक बहाना मिल गया श्याम सुंदर के मन में जो लालच दबा था उसे बाहर आने का।
अब उसे सिर्फ अमीर नहीं बनना, उसे अमीर दिखना है। बिल्कुल, और उसके लिए शॉर्टकट चाहिए। वो जानता है कि ये रास्ता झूठ का है, दिखावे का है, पर वो तैयार है। यही नागपाश का मतलब और गहरा हो जाता है ना। ये सिर्फ बाहरी हालातों का जाल नहीं है। नहीं, ये उसके अपने मन का बुना हुआ फंदा है, उसकी अपनी इच्छाओं का, महत्वाकांक्षा का बिगड़ा हुआ रूप। सही कहा। अब श्याम सुंदर पूरी तरह बदल जाता है। एक ही मकसद रह जाता है उसका, अपनी झूठी शान बनाना। वो घर की जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी है वो भी उड़ाने लगता है, शायद कर्ज भी लेता है। सब कुछ बस इसलिए कि लोग उसे बड़ा आदमी समझें। दिलचस्प बात है ये, वो बड़ा आदमी बनना नहीं चाहता, बल्कि समझा जाना चाहता है। मतलब उसकी खुशी इस बात पर टिकी है कि दूसरे क्या सोचते हैं उसके बारे में। ये पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो जाना, यही तो फंदा है। बिल्कुल, और ललिता ये सब देख रही है। वो जानती है कि रास्ता गलत है। वो उसे रोकती है, समझाती है, रोती भी है। श्याम, ये सब क्यों कर रहे हो? घर का कोना कोना गिरवी रख दिया, तुम्हें डर नहीं लगता? उसके डर में सच्चाई है। उसे दिख रहा है कि आगे क्या होने वाला है। पर श्याम सुंदर, वो जैसे नशे में है, झूठी इज्जत के नशे में। उसे ललिता की चिंता, उसकी समझदारी सब बेकार लगती है। वो सोचता होगा, ये क्या समझेगी दुनियादारी। हाँ, वो कठोरता से कहता है, तुम नहीं समझोगी ललिता, बड़े लोग ऐसे ही बनते हैं, नाम कमाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। और यही ललिता वो शब्द कहती है जो कहानी का दिल है, उसका मर्म है। वो चेतावनी देती है, नाम, झूठ से मिला नाम, वो तो नागपाश की तरह है जो एक दिन तुम्हें जकड़ लेगा। क्या बात है, एक सीधी सादी औरत की ये बात कितनी गहरी है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं, ये पूरी कहानी का सार है। वो साफ देख पा रही है उस फंदे को, जिसे श्याम सुंदर खुद अपने चारों ओर लपेट रहा है। वो समझ रही है कि झूठ की बुनियाद पर मिली इज्जत असल में एक जाल है जो आखिर में कसता ही है। हाँ, वो बाहरी सम्मान के लिए अपनी आत्मा, अपनी शांति, अपना घर, सब कुछ दांव पर लगा रहा है। ये एक तरह की नैतिक आत्महत्या है, धीमे धीमे। और ये भविष्यवाणी, ये सच साबित होती है। झूठ ज्यादा दिन कहाँ टिकता है। धीरे धीरे श्याम सुंदर की असलियत खुलने लगती है। रमेश बाबू को भी पता चल जाता है कि ये लड़का तो सिर्फ दिखावा कर रहा है, इसके पल्ले कुछ नहीं है। और फिर वो दिन आता है जब भरी महफिल में सबके सामने रमेश बाबू उसे जलील करते हैं। वो कहते हैं, हमने तो सोचा था आप सज्जन हैं, पर आप तो झूठ की दीवार पर खड़े हैं। सोचिए जरा, उस वक्त श्याम सुंदर की क्या हालत हुई होगी। जिस इज्जत के लिए सब कुछ किया, वही इज्जत सबके सामने मिट्टी में मिल गई। कहानी यहाँ अपने चरम पर पहुंचती है। वो नागपाश जिसे उसने दूसरों को फंसाने के लिए या प्रभावित करने के लिए बुना था, अब उसी के गले में कस गया है। ये बाहरी अपमान असल में उसके अंदर के पतन का आईना है। बिल्कुल, उसने दुनिया को धोखा देने की कोशिश की, पर सबसे बड़ा धोखा तो उसने खुद को दिया। प्रेमचंद यहाँ यही दिखा रहे हैं कि झूठ का महल कितना भी ऊंचा बना लो, नींव तो कमजोर ही रहती है। हाँ, शर्मिंदगी और पछतावे में डूबा श्याम सुंदर जब घर लौटता है, रास्ते में खुद से बुदबुदाता है, लिए किया, किसे दिखाने के लिए? मैंने खुद को ही डस लिया, जैसे नाग अपने फन से खुद को काट ले। अब उसे समझ आ रहा है, शिकार भी खुद था, शिकारी भी खुद। ये आत्मदंश वाली बात बहुत गहरी है। नागपाश सिर्फ बाहर से नहीं आया था, वो उसकी अपनी इच्छाओं, उसके अपने झूठ का नतीजा था। उसने जहर खुद ही बोया था, और अब फसल काट रहा है। ये एहसास शायद यही सबसे बड़ी सजा है। जब वो टूटे हुए कदमों से घर पहुंचता है, ललिता उसकी हालत देखती है और सब समझ जाती है। वो उसे कोसती नहीं है, डांटती नहीं है। नहीं, बल्कि बड़े धीरज और एक तरह की करुणा से कहती है, मैंने कहा था ना श्याम, झूठ और लालच का रास्ता नागपाश होता है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। ललिता का ये कहना, अभी भी देर नहीं हुई है, क्या इसमें वाकई कोई उम्मीद है या ये सिर्फ एक दिलासा है? पता नहीं, क्योंकि श्याम सुंदर जिस तरह टूट चुका है, लगता नहीं वो आसानी से संभलेगा। हाँ, उसका जवाब तो यही इशारा करता है। वो कांपती आवाज में कहता है, ललिता, मैं उस नागपाश में फंस गया था, अब शायद यही मेरी सजा है, और सिर झुका लेता है। कहानी यहाँ एक तरह से खत्म होती है, पर एक गहरे अवसाद के साथ। हाँ, जैसे एक इंसान के अंतर मन की मृत्यु हो गई हो। और ये अंतर मन की मृत्यु शायद शारीरिक मृत्यु से भी ज्यादा भयानक है। उसका स्वाभिमान, उसका आत्मविश्वास, सब खत्म। उसे अपनी गलती का एहसास है, पर यह एहसास उसे राहत नहीं दे रहा और ज्यादा पीड़ा दे रहा है। प्रेमचंद कहानी को यहाँ छोड़कर हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं।
क्या सच में श्याम सुंदर के लिए देर नहीं हुई? या वो जिंदगी भर इसी पछतावे में जलता रहेगा? तो इन सब अंशों से गुजरने के बाद क्या मुख्य बातें हैं जो हम कह सकते हैं? पहली और सबसे अहम बात तो यही लगती है कि ये जो समाज में अच्छा दिखने का दबाव है, ये अंदर की सच्चाई को मार देता है। हाँ, श्याम सुंदर की बाहरी चमक उसकी आत्मा की राख पर बनी थी। सही कहा। तीसरा सबक ये है कि असली इज्जत और खुशी वो दूसरों की नजरों में ऊंचा दिखने से नहीं मिलती। वो अपनी सच्चाई, अपनी सादगी, अपनी ईमानदारी में है। सुनने में शायद ये किताबी लगे, पर कहानी यही दिखाती है। और हाँ, ललिता की किरदार से एक और बात सामने आती है। मुश्किल हालात में भी अपने नैतिक बल को बनाए रखना कितना जरूरी है। उसका चरित्र हमें याद दिलाता है कि सही रास्ते पर टिके रहने के लिए हिम्मत चाहिए, खासकर तब जब सब आपको गलत दिशा में धकेल रहे हों। श्याम सुंदर अगर ललिता की सुन लेता तो शायद बच जाता। संक्षेप में कहें तो नागपाश हमें दिखाती है कि कैसे बाहरी दुनिया को इम्प्रेस करने की धुन में इंसान खुद अपने ही बुने भ्रम के जाल में कैदी बन जाता है। श्याम सुंदर की कहानी एक चेतावनी है। झूठ और लालच का अंत आत्मपीड़ा और अकेलेपन में ही होता है। हाँ, और ये कहानी ये हमें आज के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है, नहीं? बिल्कुल। प्रेमचंद ने तो उस समय के समाज का चित्र खींचा था, लेकिन आज का युग देखिए। सोशल मीडिया का जमाना। हाँ, जहाँ हर कोई परफेक्ट दिखना चाहता है, जहाँ ब्रांड्स और स्टेटस सिंबल्स हमारी पहचान बन गए लगते हैं, जहाँ सफलता मतलब बस पैसा और शोहरत। ऐसे में क्या हमारे चारों ओर नए और ज्यादा क्या कहें बारीक सूक्ष्म नागपाश मौजूद नहीं है? शायद ज्यादा खतरनाक भी। हाँ, शायद, जिनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। वो कौन से अदृश्य फंदे हैं आज के जो हमें अपनी असलियत से, अपनी जरूरतों से, अपनी शांति से दूर ले जा रहे हैं? शायद हमें रुक कर सोचने की जरूरत है कि हम किसकी नजरों में बड़ा बनना चाह रहे हैं, किसके लिए ये सब कर रहे हैं, और उसकी क्या कीमत चुका रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं कि हम भी अनजाने में श्याम सुंदर की तरह अपने गले में कोई ना कोई नागपाश कसते जा रहे हों। इस पर विचार करना आज शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी है।